बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें मालिक कायनात की, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। वही है हम सब का पालने वाला। लाखों करोड़ों दरूद सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी आल औलाद पर। मैं हूँ आपका मेज़बान HM फ़याद। आप देख रहे हैं प्राइम स्टार न्यूज़ चैनल। प्रोग्राम हम ख्याल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो मौजू है, हमारे माशरे में बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात, जिनमें रोज़ बरोज़ इज़ाफ़ा होता जा रहा है। बहुत से ज़ालिम लोग अपनी ताकत के नशे में मज़लूमों को इस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाते हैं कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारी रूह कांप जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे अफ्रीका के जंगल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे यहाँ 75 सालों में कानून की बालादस्ती कायम नहीं हो सकी है कि आम शहरी को वो इंसाफ नहीं मिल सकता जो एक ताकतवर को इंसाफ मिलता है। ज़रा ज़रा सी बात पर हम आपे से बाहर हो जाते हैं, झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। बस बहुत सारे अफराद तो अपने इलाके में अपनी ताकत की धौंस जमाने के लिए हमारे जैसे गरीबों को तशद्दुद का निशाना बनाकर अपनी सल्तनत को कायम करने की कोशिश करते हैं। आज के हम ख्याल प्रोग्राम में मैं आपको उस वाक़े की तरफ निशानदेही कराऊंगा कि एक नहत्ते जो रक्शा ड्राइवर है, उसके ऊपर बासर अफराद तशद्दुद कर रहे हैं। उसकी इतना तशद्दुद करके मारते हैं। क्यों मारते हैं? सिर्फ वजह यही होती है कि शायद वो उसको रास्ता नहीं देते, या उनकी बात नहीं मानते, या उनको शायद फ्री सवारी नहीं देते, या कोई मोहल्ले का जो एक छोटा सा दुकानदार होता है उससे वो चीज़ें ख़रीदते हैं, लेकिन वो पैसे नहीं देते। अगर वो पैसे मांगेगा तो उसके साथ तशद्दुद के साथ बात की जाएगी, जुल्म किया जाएगा। ये सारे वो वाक़यात हैं। हमारे यहाँ कानून की कब बालादस्ती कायम होगी, ये सारी बातें करेंगे। हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं उनका तारफ़ कराता चलूँ। माहिर कानून है और कानूनदान है, मज़लूमों की आवाज़ बनते हैं। हमेशा जब भी किसी मज़लूम के साथ जुल्म ज़्यादती होती है तो वो आगे बढ़कर उस केस को लड़ते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम हम ख्याल में जो मेहमान हैं उनको तारफ़ कराता चलूँ। वलीद सदीकी एडवोकेट हैं, वो आज हमारे साथ होंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने इस प्रोग्राम में मुझे लिया है। तो सर इसका मामला ये है कि एक तो हमारे माशरे में जो है ना तालीम का फुकदान है और जाहलियत का रुझान ज़्यादा है, और कुछ वडेरा सिस्टम जो हमारे कबायली इलाके से हमें मिला, जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ इस तरह के वाक़यात पेश होते हैं हमारी सोसाइटी में। ये कोई पहला वाक़या नहीं है जिसमें तशद्दुद किया गया है। इस तरह के आप उठा के देखें, पंजाब से लेके सिंध से लेके बलूचिस्तान से देख लें, KPK से देख लें, यानी कि इस तरह के मामला आपको डेली बहुत से इस तरह की एग्जांपल्स मिलेंगी कि जो इस तरह के वाक़या रूनुमा हो रहे हैं हमारे माशरे में। इसको कैसे रोका जा सकता है? सर कानून इसको जो कानून के तो ये बारे में पुलिस भी है, एक सिस्टम है। पाकिस्तान के आइन में जालिम को सज़ा देने की जो कानून है वो भी है, हर चीज़ मौजूद है। फिर आखिर क्या वजह है? जाहलियत भी मान ली है कि तालीम नहीं है, लेकिन हमारे पास इदारे हैं, हमारे पास कानून है, हमारे पास दफ़ात हैं, हमारे पास आप जैसे लॉयर हैं, हमारे पास अदालतें हैं। इसके बावजूद ये बेसिकली होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पास नहीं है वो है रूल ऑफ लॉ, जो कि नबी पाक ने हमें खुतबा हिज्जतुल वदा में इरशाद फरमाया था कि अमीर को गरीब पे, काले को गोरे पे, गोरे को काले पे बर्तरी हासिल नहीं है किसी। तो आज हम उस चीज़ को जो है ना पीछे कर चुके होंगे, और पनिशमेंट जो होती है, सज़ा, अब लीगली तौर पे इसकी 4 टाइप्स हैं। प्रिवेंटिव थ्योरी है, उसके बाद रिहेबिलिटरी थ्योरी है, और यानी कि डेटरेंस थ्योरी है, यानी कि सजा देने के भी मकसद है। आप थोड़ा सा मोबाइल को थोड़ा आप पीछे करें ताकि आपका फेस पूरा आ सके। हाँ जी, जी जी जी। सजा भी देने के भी कुछ 4 मकासद हैं कि सजा को हम किस मकसद के लिए दे रहे हैं। कि एक सजा होती है कि जिसको कहते हैं कि अदले का बदला लेना, या ये माइट इज़ राइट जो होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसमें होता यह है कि जिस तरह कुरान पाक का इरशाद है सूरह मायदा में कि आँख का बदला आँख, नाक का बदला नाक, दांत का बदला दांत। तो यानी कि जिस ये आती है किसास में एप्लीकेबल होती है, यानी जी जी कत्ल के मामले
میں اس طرح کی چیزوں پہ جو ہے نا یہ معاملات اپلیکیبل ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ایک سزا دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ریفارمس کی جائے. یعنی کہ ایک بندہ جس نے کوئی offense کیا، کوئی کسی کا رائٹ انفرنج کیا، تو اس کو سزا دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے. جیسے کہ ہمارے نارکوٹکس کے کیس ہیں، آپ دیکھیں کہ لوگ نشہ کرتے ہیں تو ان کی اصلاح کی جاتی ہے جیل میں کہ تاکہ یہ دوبارہ نشے کے عادی نہ بن سکیں. اسی طرح پھر ایک سزا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں خوف و ہراس دیا جائے کہ رول آف لا کوئی چیز ہے، قانون کی حکمرانی ہے، تاکہ اگر ایک بندے نے یہ آئین توڑا ہے، قانون توڑا ہے، تو اس کو ایسی سزا دی جائے تاکہ دوسرے بندے اس کو عبرت کا نشان سمجھ کے اس کو جرم کرنے سے پہلے سوچیں. تو یہ چیزیں ہیں. آج ہم لوگ صرف نا مال اور دھن کے پیچھے لگ کے ان سب چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ایون کہ ہمارے ادارے بھی ہیں، ہمارے ادارے ان چیزوں کے اوپر معاملات لک آفٹر ہی نہیں کرتے. اب آپ دیکھ لیں جیلز بھری پڑی ہیں اور کیا ہو رہا ہے قیدیوں کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ قیدیوں کے اپنے حقوق ہیں، تو جب ہم ان کو قیدیوں کے حقوق نہیں دیں گے، وہ پھر مزید باہر آ کے وہ اپنا معاشرے کو غلط ڈائریکشن پہ لے کے جائیں گے. ان کو دل یہ ہے کہ یہ جس طرح آپ کی ویڈیو ہے آپ یہ دیکھیں، انہوں یہ نے ہے مارا ہے کیا. اب ان کو پتہ ہم جیل جائیں گے پھر واپس آ جائیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں کہ ہم نے تو ان کو پروٹوکول کا ایک گھر دے دیا ہوا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں قیدیوں کو تعلیم ہونی چاہیے، ان کی اصلاح کی جانی چاہیے. مسئلہ تو یہ ہے کہ ابھی تک ہم ان 75 سالوں میں اس طریقے سے اپنے جو ایک یعنی معاشرے کو تشکیل نہیں دے سکے کہ جہاں پر مظلوم بغیر کسی کی امداد کے اس کو انصاف مل سکے. یعنی اس رکشے والے کا کیا ظلم تھا، یعنی کیا جرم کیا اس نے، کیا ان کے وڈیروں کو مارا؟ یا دیکھیں 5-7 بندے وہاں پہ اس کو لٹا کے مار رہے ہیں. کس لیے مار رہے ہیں؟ تاکہ وہ اپنے علاقے میں دوست جما سکیں. کیا سر وہ میں نے وہ پہلے ہی بتایا نا، ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے مارا ہے آپ ان کے اوپر FIR کروا دیتے ہیں. ان کو پتا ہے ہم نے جیل جانا ہے، جیل سے واپس آ جانا، 2-4 دن بعد ہماری بیل ہو جانی ہے، تو وہ معاملہ ہمارے پھر سارٹ آؤٹ ہو جانا ہے. یا انہوں نے کیا کرنا، تفتیشی کو پیسے دینے ہیں، جو رشوت کا آج کل دور چل رہا ہے. بس سر یہ معاملہ جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ غلط ڈائریکشن پہ جا رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے کہ ہمارے یہاں رول آف لا کی کمی ہے. جی کہ ہمیں کم از کم دیکھیں ایک واقعہ، پھر دوسرا واقعہ، پھر تیسرا واقعہ، پھر چوتھا واقعہ، پھر اس طریقے سے لوگوں کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں رول آف لا کی کمی ہے. اس کو پورا کس نے کرنا؟ سر یہ تو ہماری اسٹیٹ کو چاہیے نا کہ جو اسٹیٹ میں ایگزیکٹو کونسل ہے وہ اپنا کوئی ایسی آئین شکنی کو اپنا آئین بنائے، کوئی قانون بنائے. قانون آج کل ہمارے پاس دیکھ لیں انگریز کے دور کا 1908 کا ہمارے پاس چل رہا ہے PPC جو ہے، جو یہ پاکستان پینل کوڈ ہے. جی جی اب وہ 1908 سے چلی آ رہی ہے. اب پاکستان 1947 میں بنا، تو اس میں آج تک ہم کو امینڈمنٹ تو لے کے نہیں آئے. جی بہت شکریہ ولی صدیقی، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا ہے اور اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ نے وقت نکالا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے یہ تمام جو ایک دہشت گردی ہے، یہ ظالم لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، لوگوں کے کاروبار کے اوپر بطا وصولی کرتے ہیں، یہ سارے وہ ہیں جس نے ہمارے معاشرے کی خوبصورت تصویر کے اوپر جو ہے دھبا لگا دیا ہوا ہے. یہ جب تک ختم نہیں ہوں گے ہم ایک یافتہ مالک کی صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے. بے شک ہم لوگوں نے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہو یا جتنے مرضی ہم سپر پاور بن گئے ہوں، جب تک ٹیکنالوجی کے دور میں ابھی بہت پیچھے ہیں. جی بالکل وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہاں یہاں پر ہمیں ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کی ضرورت ہے، جس میں اگر کوئی وکیل بھی جرم کرے تو وہ بھی کٹہرے میں آئے، اگر کوئی پولیس والا جرم کرے وہ بھی کٹہرے میں آئے، اگر کوئی اعلیٰ افسران جرم تو آئے. ہونا چاہیے. جی بالکل. قانون تو وہی ہے کہ نہ کسی طاقتور کی ضرورت ہو نہ کسی غریب کی ضرورت ہو. قانون وہی ہے کہ جو دونوں کو پکڑ کر کٹہرے میں لے کے آئے اور سزا و جزا جو ہمارے ادارے ہیں وہ ان کو دے سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں
अपने कीमती वक्त से दिया है। इंशाल्लाह एक नए मौजू पर फिर आपको ज़हमत दें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। भी देखी कि जिस तरीके से एक मज़लूम शख्स के ऊपर, एक निहत्थे शख्स के ऊपर जुल्म व तशद्दुद किया जा रहा है और वह बाअसर अफराद जो हैं वो अपनी ताकत का मुज़ाहरा कर रहे हैं। यहाँ पर सवालात ये पैदा होते हैं कि क्या वाकई हम अफ्रीका के जो जंगल ज़दा इलाके हैं उसमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या हमारे मुआशरे से इंसानियत और जो हमदर्दी है वो ख़त्म हो चुकी है? क्या हमारे वतन में ज़ालिम, ताकतवर और कमज़ोर मज़लूम बनकर रह गया है? क्या किसी दरख्वास्त के बग़ैर हमारे पुलिस के जो इदारे हैं, जो पुलिस एहलकार हैं या इलाके की जो पुलिस होती है, वो आज ख़ुद नोटिस लेते हुए इन ज़ालिमों को, इन बाअसर अफराद को गिरफ़्तार नहीं कर सकती? क्या उस मज़लूम की दाद रसी के लिए हमारी पुलिस बग़ैर किसी सिफ़ारिश, बग़ैर किसी रिश्वत, बग़ैर किसी आला अफसरान के दबाव के उसको हक़, इंसाफ नहीं दिला सकती? क्या हमारे मुआशरे में इसी तरीके के वाक़यात होते रहेंगे और हम तमाशाई बने इस जुल्म की दास्तान को देखते रहेंगे? ये वो सवालात हैं जो आम पाकिस्तानी के शहरी के ज़हनों में आते हैं, हमारे दिल में भी आए हैं। हमने भी कोशिश की कि इस मज़लूम की आवाज़ बने और आपको ये यानी समझ लीजिए कि इसकी आवाज़ बने और इस तक पहुँचें और इसको इंसाफ दिलाने में मदद करें। हम यही कह सकते हैं कि इसके साथ जुल्म हुआ है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। इसके इलाके के जो आला पुलिस अफसरान हैं वो इसकी मदद करें, आगे बढ़ें और FIR दर्ज करके इन बाअसर अफराद को कानून के मुताबिक जो है सज़ा दिलवाने में अपना किरदार। जी नाज़रीन, तमाम बातें हुई, जाते जाते एक सवाल मैं आपके सामने करना चाहूँगा कि क्या वाकई हम हकीकी मायनों में आज़ाद, ख़ुद मुख्तार, इंसाफ देने वाले मुआशरे के शहरी हैं? अगर जवाब ना में है तो हमें अपने आप को, इर्द गिर्द के माहौल को बदलना होगा। हमें अपने अंदर एक ऐसे पाकिस्तानी को बेदार करना है जिसमें हक, सच बात कहने का हौसला हो। हमें एक ऐसे मुआशरे की ज़रूरत है जहाँ पर मज़लूम को बग़ैर किसी सिफारिश या बग़ैर किसी रिश्वत के या बग़ैर किसी आला अफसरान की मुदाखलत से इंसाफ मिल सके। हम अपने मेज़बान HM फ़याज़ को इजाज़त दें और फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की, खुशहाली, अमन व इस्तेहकाम